तथागत गौतम बुद्ध सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक कोल्हापुर विरासत के कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता, बौद्ध सत्व, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, गरीबों और मुस्लिमों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले बाम सेठ डीएस-पुर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांसी राम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, जिन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को, गरीब कार्यकर्ता को इस देश के सबसे बड़ी पंचायत में राज्यसभा सांसद बना के बैठाया, उसके लिए माया बहन जी को कोटि-कोटि आभार व्यक्त करता। और आज की सुमेरपुर की इस बैठक में हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश के अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा जी, प्रदेश के प्रभारी प्रेम पारूपाल जी और साथ ही हम विशिष्ट रूप में जोन प्रभारी हिम्मत कुमार डांगी जी, चित्राम मेघवाल जी, अशदाराम जी, सुखराम घोष जी, कृष्ण देवासी जी, तलेश मेघवाल जी, भोपाराम जी और साथ ही जीवन दास वैष्णव जी, सुरेश हिरागर जी, महंत लोकदास जी, श्रीमती संतोष देवी जी, नीतू कुमारी जी और साथ ही यहाँ पर उपस्थित तमाम मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, आप सभी लोगों का मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। और आज की बैठक में भी उससे पहले प्रेम पारूपाल जी ने भी बात को रखा और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा जी ने अपनी बात को रखा। और हम सभी लोगों का एक ही मकसद है कि आप सभी लोगों को नींद से जगाना। ये कौन सी नींद है? अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसी कौन सी बात बोल रहा हूं। आप तो सारे लोग जग रहे हो, लेकिन नींद से जगाने में सबको आया। और पूरे देश में यही कोशिश करता हूं कि जो दलित समाज है, वंचित समाज है, पिछड़ा समाज है, गरीब समाज है, गरीब समाज कम से कम नींद से जागे। और यही नींद आपकी जगाते जगाते बाबा साहब अपने उद्देश्य को थोड़ा मोड़ा पूरा करके चले गए। और इसी नींद को आपको जगाते जगाते मानव श्री कांसी राम साहब ने पूरा जीवन भर संघर्ष करके अपने जीवन को लगा दिया। और उसी नींद को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी भी आपको जगाते जगाते पूरा जीवन लगा दिया। और आज भी आप सोए हुए, आज भी आप सोए हुए, क्योंकि आपके अंदर राजनीतिक चेतना नहीं जगी। और जिस राजनीतिक चेतना को जगाने के लिए बाबा साहब ने इस देश के अंदर चार पार्टियां बनाई। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, डिप्रेस कास्ट फेडरेशन बनाया, इंडियन लेबर पार्टी बनाई, आरपीआई बनाई। उन्हें पता था कि जब तक राजनीतिक चेतना हमारे हाथों में नहीं आएगी, राजनीतिक पावर हमारे हाथों में नहीं आएगी, तब तक हमारे लोगों का इस देश के अंदर बड़ा नहीं हो सकता। और इसी के लिए बाबा साहब ने भी प्रयास किया और चार पार्टियां उन्होंने बनाई। आरपीआई बनाई। आरपीआई की बाबा साहब ने घोषणा 1956 में करी, लेकिन बाबा साहब का देहांत हो गया। बाबा साहब का देहांत हो गया कि बाबा साहब ने अगस्त में उसकी घोषणा की और बाबा साहब का 6 दिसंबर को देहांत हो गया। लेकिन उनके बाद उनके चाहने वाले लोगों ने, उनके बेटे ने बाबा साहब की जो मंशा थी कि आरपीआई बनाने की, तो उस आरपीआई पार्टी को बाबा साहब के मृत्यु के बाद 1 साल बाद उसकी घोषणा करी और दूसरे पार्लियामेंट के चुनाव में 5 सीटें आरपीआई पूरे देश के अंदर जीत करके आई। माने कि 1 साल में जो पार्टी बनी और 1 साल के बनने के बाद ही 2-3 साल के अंदर 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरे देश में जीत गए। अब पूरे देश के अंदर हड़कंप मच गया। फिर ही बाबा साहब ने जो पार्टी बनाई थी और उस पार्टी ने तो 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिता लिए।
अगर ये पार्टी आगे रही तो क्या करेगी? अगर ये पार्टी आगे रहेगी तो 100-200 की जा सकती। इसलिए कांग्रेस ने एक चाल चली और कांग्रेस ने चाल चल करके बाबा साहब की जो आरपीआई थी उसे संत गार्ड के हॉल के अंदर, भंडारा के अंदर उसे खत्म कर दिया, अलायंस करके खत्म कर दिया और आरपीआई वहीं पर खत्म हो। आरपीआई का वजूद धीमे धीमे पूरे देश से खत्म हो। और उसके बाद ही माननीय श्री कांशीराम साहब ने कहा कि जिस आरपीआई को कांग्रेस ने क्षण से खत्म किया है, लेकिन मैं बाबा साहब के जो सपना है, जो बाबा साहब का सिद्धांत है, जो बाबा साहब के विचार हैं, उसको इस देश में जगाऊंगा। बाबा साहब के विचारों को पूरे देश में लेकर के जाऊंगा, लोगों को बताऊंगा कि तुम्हारे ये अधिकार है, तुम्हारे पास ये संविधान है, संविधान के अंदर सारे अधिकार हैं और जिन अधिकारों से तुम्हें इस देश के अंदर मान सम्मान मिलेगा, इस देश के अंदर ऊंच नीच की भावना खत्म होगी, तुम्हारे बच्चे पढ़ सकते हैं, तुम्हारे बच्चे लड़ सकते हैं, तुम्हारे बच्चे भी अधिकारी बनकर मान सम्मान के साथ में इस देश में जी सकते हैं। और उसी के क्रम में माननीय श्री कांशीराम साहब ने बाबा साहब की विचारधारा को लेकर पूरे देश में गए और जब पूरे देश में लेकर के गए तो माननीय श्री कांशीराम साहब को एक पता था कि जब तक हमारे पास कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं होगा तब तक हम अपने हाथों में सत्ता की चाबी नहीं ले सकते। तब माननीय श्री कांशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाई और कहा बहुजन समाज पार्टी का जो उद्देश्य होगा वो इस देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, यही बहुजन समाज पार्टी का एकमात्र उद्देश्य होगा। अब उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए माननीय श्री कांशीराम साहब ने बीएसपी बना दी। पूरे देश के अंदर हाहाकार मच गया। इस बहुजन समाज पार्टी ने ये बात क्यों लिखी, सामाजिक परिवर्तन करेंगे? अरे बहुजन समाज पार्टी ने ये बात क्यों लिख दी कि हम आर्थिक मुक्ति का आंदोलन करेंगे? ये बात क्यों लिख दी? तो माननीय श्री कांशीराम साहब ने कहा कि जो बातें बाबा साहब ने संविधान में लिखी उन संवैधानिक बातों को पूरा करना ही हमारा बीएसपी का उद्देश्य है और इस देश के अंदर दबे कुचले वंचित गरीबों को आवाज देना, उनकी ताकत बनना, ये बीएसपी का उद्देश्य है। इसी क्रम को लेकर के बीएसपी आगे बढ़ती है और बीएसपी इस क्रम में सबसे आगे, सबसे ज्यादा अगर कहीं भी आगे बढ़ी तो उत्तर प्रदेश में बढ़ी। बाबा साहब की विचारधारा, महात्मा फुले की विचारधारा, छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा थी, अगर वो सबसे ज्यादा कारगर हुई तो उत्तर प्रदेश के अंदर। बाबा साहब का अगर मैं सही मायने में कहूं तो बाबा साहब की जन्मस्थली है मध्य प्रदेश, महात्मा फुले की जन्मस्थली है महाराष्ट्र, छत्रपति साहू जी महाराज की जन्मस्थली है महाराष्ट्र और इन तीनों लोगों की कर्मस्थली भी महाराष्ट्र है। ये कभी कोई लोग दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए नहीं आए, लेकिन इनकी कर्मस्थली भी महाराष्ट्र है। लेकिन देखिए बाबा साहब की जन्मस्थली, बाबा साहब की कर्मस्थली, महात्मा फुले की कर्मस्थली, छत्रपति साहू जी महाराज की कर्मस्थली, उस कर्मस्थली में बाबा साहब का सपना नहीं पूरा हो सका। आज तक बाबा साहब का सपना महाराष्ट्र में नहीं पूरा हो पाया। छत्रपति साहू जी महाराज का सपना महाराष्ट्र में आज तक पूरा नहीं हो पाया। फुले के सिद्धांतों का सपना आज तक महाराष्ट्र में पूरा नहीं हो पाया। लेकिन उत्तर प्रदेश जो हजारों किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में रहता है, हजारों किलोमीटर दूर बाबा साहब की जन्मस्थली मध्य प्रदेश से रहता है, लेकिन बाबा साहब की जो विचारधारा थी वो काम कहां कर गई? उत्तर प्रदेश के अंदर। बच्चा बच्चा भीम का बन गया और जब बच्चा बच्चा भीम का बन गया तो आराम से बीएसपी का टीम का बन गया और जब बच्चा बच्चा बीएसपी का टीम का बन गया तो बाबा साहब का सपना उत्तर प्रदेश में 4 बार पूरा हो गया और उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बन गई साथियों। और यही राजनीतिक चेतना में आज सबके बीच जगाने के लिए आया। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अत्याचार नहीं होते थे, उत्तर प्रदेश में तो अत्याचार यहां से ज्यादा होते थे, यहां से ज्यादा होता है। अत्याचार भी हुआ, दमन भी हुआ, दमनकारी नीतियां बनाई गई, हमें रोकने के लिए नीतियां बनाई गई। लेकिन जब बीएसपी का रंग चढ़ता है नीला रंग, तो नीला रंग झंडे का भी है, नीला रंग आसमान का भी है कि नहीं है? और नीले रंग में कोई भेदभाव नहीं है। और जब नीला रंग चढ़ता है तो नीला कफन बांध के सिपाही जंग के मैदान में कूद पड़ता है और बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ पड़ता है। और वो काम उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ और वही काम आज यहाँ राजस्थान मांगता है। राजस्थान के अंदर भी जिस तरह से अत्याचार होते हैं आप सबने देखा। अभी मैं कल अजमेर में था और अजमेर में जब गया तो मीटिंग में ही
कई लोग मिलने के लिए मुझसे आए, तो उसी में से एक दुर्गालाल बैरवा जी का परिवार आया। दुर्गालाल बैरवा के बारे में पता नहीं, पता किसी, मैं बता रहा हूं। उनके 11 साल के बच्चे के साथ बलात्कार हुआ। जब बलात्कारी को उनके फादर ने FIR करवाई तो जिसने बलात्कार किया वो जेल गया, लेकिन उसके बच्चों ने क्या किया, दुर्गालाल बैरवा का गला काट दिया, उसकी हत्या कर दी। उसकी मां पहले खत्म हो चुकी थी, परिवार में कोई नहीं बचा और बच्चे सिर्फ बच्चे 2 और दोनों अनाथ हो गए। एक बेटा 13 साल का और बेटी 11 साल की। ये हालात है प्रदेश के अंदर। सरकार सुनने वाली भी नहीं, सरकार सुनने वाली भी नहीं। और उसी में से एक बेटी उठी जिसकी उम्र थी 15 साल का। 15 साल की बेटी उठी, एप्लीकेशन दे के आई, बोली साहब मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं फला फला मेघवाल हूं, मेरे साथ में 1 साल पहले बलात्कार हुआ। 1 साल पहले मेरे साथ बलात्कार हुआ, 15 साल की बच्ची। मैं देख के सिहर गया। उसने कहा कि मैं गांव में रह नहीं पाती, और जिसने बलात्कार किया वो छूट गया, वो छूट गया है और मेरे साथ में कोई इंसाफ नहीं होगा। अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा तो मुझे भी एक ना एक दिन आत्महत्या करनी पड़ेगी। और उसने कहा मुझे मेरे साथ में इंसाफ करेगा। उसके बाद रोहित रैगर के फादर आए। रोहित रैगर कौन था? पेट्रोल टंकी पे पेट्रोल डालने गया, उसकी कोई बातचीत हो गई पेट्रोल डालने वालों से। मालिक आया, उसके नौकर आए और उन्होंने कहा उनके फादर से, आज तुम्हारे बच्चे को रात में मार डाले। फादर ने हाथ जोड़े, मिलते मांगे, वो छोटा लड़का है, गलती कर दिया होगा, उसे माफ कर दो। कहा नहीं, उसे मार डाले। उसके बाद वो फैमिली के लोग कोतवाली गए, चौकी में दरखास्त दिया, वो वापस चले आए। रात में 10 बजे उसके बच्चों को बाहर बुलाया। वही रात में आया, दरवाजा खटकाया कि भाई रोहित बाहर आओ। लड़का बाहर आ गया। जैसे बाहर आया, उन्होंने पेट्रोल लिया हुआ था हाथों में, पेट्रोल उसके ऊपर डाल दिया और पेट्रोल डालकर उसके माचिस चला दिया। बच्चा पूरी तरह से जल गया, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ और 3-4 दिन बाद उसके बच्चे की मौत हो गई। अब आप समझ लीजिए, आपकी आवाज कहां है? आपकी आवाज कौन सुनेगा? अत्याचार आपको कौन मिटाएगा? कोई तो नहीं बचाने वाला आपको है। आपके जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं, बहुत सारे MLA उधर बने हुए बैठे हैं, वो मेघवाल समाज से बने बैठे हैं, रैगर समाज से भी हैं, बलई समाज से भी हैं और जाटव समाज से भी बने बैठे हैं। लेकिन क्या आवाज है? क्या आवाज निकलती है मुंह से? अगर हमारे पे अत्याचार होता है, हमारी बहू बेटे के साथ अत्याचार होता है, तो क्या उनकी आवाज निकलती है विधानसभा के अंदर? क्या अगर हमारे किसी भाई के साथ में अत्याचार होता है, उसका मर्डर होता है, तो कोई सांसद या मंत्री जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो किसी की आवाज निकलती है क्या? नहीं निकलती ना। इसीलिए यही डर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को था। 1932-35 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें हमें कम्युनल अवार्ड लेकर के आए, यही डर बाबा साहब ने उसी वक्त कहा कि अब मेरे समाज में नेता नहीं पैदा होंगे, अब मेरे समाज में चमचे और दलाल पैदा होंगे, और जो उनके इशारे पे काम करेंगे, अपने समाज के लिए काम नहीं करेंगे, उनकी आवाज नहीं बन पाएगी। और यही डर, और आज भी बाबा साहब का जो डर 1935 में था, 1932 में जो डर बाबा साहब को दिख रहा था, आज वो डर हमारे आपके सामने आ चुका है। आज हमारे समाज के लोग तमाम MLA बने बैठे, तमाम मंत्री बने बैठे हुए, लेकिन अगर हम उनसे कहें इस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, तो न्याय दिलाने की हिम्मत नहीं है। यहां तक कि वो लोग अधिकारी को फोन तक नहीं कर सकते, इस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। तो क्या ऐसे MLA MP आपके लिए काम कर सकते हैं? और इस सुरक्षित सीटों से जीत के जाना से मतलब होता है कि हम समाज के दुख दर्द को, समाज की बातों को, समाज के अधिकारों की बातों को रखने का काम करेंगे, अपने संवैधानिक अधिकारों को दिलाने का काम करेंगे। इसका मतलब यह होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? आज उनके गुलाम बन गए। आज उनके गुलाम बन गए जिनके जो हम पर अत्याचार करते हैं, उन्हीं लोगों के वो गुलाम बन करके वहां पर उनकी जीजूरी करते हैं। इसीलिए मैं आप सबके बीच में यहाँ पे आपको जगाने के लिए आया हूं कि आप जगह तो बैठे हैं, लेकिन आप राजनीतिक रूप से आप जगह नहीं बैठे हैं। आपके अंदर राजनीतिक चेतना नहीं जगी हुई है। उस राजनीतिक चेतना को जगाने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। और यही बात बाबा साहब ने जीवन भर आप सबसे कही। बाबा साहब की मूर्ति लगी, और बाबा साहब की मूर्ति में 2 बातें खास होती हैं। इधर भी मैं देख के आया, एक बड़ी सुंदर मूर्ति लगी हुई पार्क में, एक बड़ी सुंदर बाबा साहब की हुआ अपने ब्लैक ग्रेनाइट की मूर्ति लगा। कभी मूर्ति को ध्यान से देखा, उसमें क्या खास बात है? मूर्ति हर जगह लगी होती। कभी ध्यान से सोचा बाबा साहब क्या कहना चाहते?
बाबा साहब के हाथ में किताब है, बाएं हाथ में किताब है, दाहिने हाथ में उंगलियों का इशारा है। और बाबा साहब ने कहा, मेरे बच्चों, मेरे हाथ में जो किताब है इसका नाम है संविधान, और इसी संविधान के अंदर तुम्हारे सारे हक अधिकार है, और इसी संविधान के अंदर तुम्हारे साथ में मान सम्मान के सारे अधिकार मैं लिख करके जा रहा हूं। तुम्हें कुर्सी पे बैठने का अधिकार है, शर्मा पहनने का अधिकार है, घोड़ी पे बैठने का अधिकार है, हाथी पे बैठने का अधिकार है, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार है, अच्छे घरों में रहने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, नौकरी का अधिकार है, एमएलए एमपी बनने का अधिकार है, मिनिस्टर बनने का अधिकार है। और ये सारे अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अंदर लिख कर दिए और उंगलियों का इशारा किया। ये मेरे उंगलियों का इशारा दिल्ली की तरफ है कि जाओ मेरे बच्चों, उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो अपने वोट से, और जिस दिन अपने वोट से उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लोगे, उसी दिन आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। ये बात ये बाबा साहब की मूर्ति आज भी बोलती है। और ये भी कहा बाबा साहब ने कि मेरे बच्चों, जब तक तुम्हारे शरीर में खून का आखिरी कतरा है, तब तक मेरे बच्चों अपने संविधान की रक्षा तुम करना। अगर तुम संविधान की रक्षा नहीं करोगे तो इस देश में दोबारा हजारों हजारों साल के लिए गुलाम बना दिया। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इस संविधान को बचाना है, राजनीतिक पावर हाथों में लेकर आना, और ये राजनीतिक पावर हाथों में होगी तभी आपका कल्याण होने वाला है, संविधान तभी बचने वाला है। और आज केंद्र में बैठी सरकार को खुलेआम बोलती है, केंद्र में बैठी सरकार कई बार उनके मिनिस्टर, कई बार उनके एमपी खुलेआम बोलते हैं कि हम जल्द बाबा साहब के संविधान को हटा करके नया संविधान लेकर के आए। बोलते कि नहीं बोलते? कई बार आप सोशल मीडिया में देखते कि नहीं। तमाम मेरे साथी जो जागरूक हैं, सोशल मीडिया को देखते हैं, तो उनके सामने उनके स्टेटमेंट भी आते हैं कि हम संविधान बदलेंगे। और ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? इतना कमजोर नहीं है मेरा समाज। जब हम अपने अधिकारों को बचाने के लिए इस राजस्थान के अंदर कई बच्चे शहीद हो गए 2 अप्रैल के दिन 2 अप्रैल 2018 को, हुए कि नहीं हुए अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए। और मैं उनको चैलेंज करता हूं, गलत फहमी मत पालिएगा। अगर आप मेरे संविधान पे खरोच आ गए तो मेरा संविधान अपने आप को बलिदान कर देगा, लेकिन अपने संविधान को सुरक्षित रख लेगा। ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, और इसीलिए इसको बचाने के लिए आपको राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। जब राजनीतिक सत्ता हाथों में नहीं लेंगे तब तक ये संविधान हमारा खतरे में है। और आने वाला 2023 और 2024 हमारे लिए मिशन मूवमेंट सबके लिए, संविधान के लिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सत्ता का महासंग्राम होने वाला 2023 होगा, आखिरी में 2024 में शुरुआत में होगा। ये क्या है? ये सत्ता का महासंग्राम होने वाला। पहले सत्ता के महासंग्राम होते थे, बड़े बड़े महासंग्राम हुए हैं। आप लोग राजस्थान के रहने वाले थे, चाहे अब्दाली आया हो, चाहे कैमूर तैमूर आया हो, कोई भी आया हो, चाहे अफगानी आया हो, सबसे पहले हमला पंजाब से और राजस्थान से होता है कि नहीं था। बड़ी जंगें लड़ी गई यहाँ पर, और किस लिए? सत्ता का महासंग्राम। और सत्ता के महासंग्राम में तमाम गोला बारूद हथियार लगते थे। कितने हताहत, कितने कटे, कितने मरे कोई जानता नहीं, कोई संख्या नहीं है। लेकिन आज इस सत्ता का महासंग्राम अलग है। आज इस सत्ता के महासंग्राम में बाबा साहब ने कहा कोई गोली बारूद और बंदूक नहीं चलेगी। हमने आपको वोट का अधिकार दिया है, इसी वोट से आप इस देश का राजा बनाएंगे, जिसको चाहेंगे उसको बनाएंगे। और उसका संग्राम शुरू होने वाला। ये 2023 और 2024 हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर 2023 में आप सब लोगों ने ये नीले झंडे को, हाथी निशान को दबा दिया तो बड़ी ताकत बीएसपी बन करके आएगी और आपके सपनों को पूरा करेगी, अपनी सरकार बनाएगी। और ना बना पाए तो बिना हमारी चाबी की कोई सरकार वहां पर नहीं बन पाएगी। ये ताकत हमें चाहिए, सत्ता की चाबी हमको चाहिए। यही सपना बाबा साहब का था कि हमें सत्ता की चाबी अपने हाथों में रखनी पड़ेगी। अगर सत्ता की चाबी हमारे हाथों में नहीं होगी तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हमें जो अधिकार संवैधानिक मिले हैं वो कभी नहीं मिल सकते, इसलिए सत्ता की चाबी हमारे हाथों में नहीं होगी। और हो सकता है कि मेरे साथियों ने बताया कि हमारा एक कमजोर एरिया, लेकिन मैंने पूछा कि हमारा वोट कितना, तो बोले कम से कम इसी विधानसभा में, किसी भी विधानसभा में हमारा जो दलित वोट है 50,000 से नीचे नहीं। तो मैंने कहा ये तो सबसे मजबूत एरिया होगा। बात यह है कि इनको जगाना पड़ेगा। ये सो रहे हैं आराम से, इनको ये नहीं पता कि अगर आज सो गए तो आने वाले जनरेशन इस देश में गुलाम बना दी जाएगी। और मेरा ऐसा नहीं है कि मैं बच गया, उसमें मैं भी नहीं बचूंगा, उसमें आप भी नहीं बचेंगे। जब संविधान हटाया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, तो इस देश के अंदर आने वाली जनरेशन इस देश में गुलाम बनाई जाएगी।
और फिर वो आपसे पूछेगा, हमसे पूछेगा कि पिताजी बाबा साहब ने संघर्ष किया, महात्मा फुले ने संघर्ष किया, छत्रपति साहू जी महाराज ने संघर्ष किया, छत्रपति साहू जी महाराज ने संघर्ष किया, मानवेल कांतिराम साहब ने संघर्ष किया। आप तो नेता बन गए, आप तो एमपी एमएलए बन गए, आप तो डॉक्टर बन गए, आप तो इंजीनियर बन गए, आप तो पुलिस में अधिकारी बन गए, लेकिन आपने कोई संघर्ष नहीं किया। अगर आपने बाबा साहब की बात मान करके संघर्ष किया होता तो कम से कम हम लोग इस देश में गुलाम नहीं बनते। और उस वक्त आपकी आंखों में आंसू होगा और मेरी भी आंखों में आंसू होगा, दोनों की आंखों में आंसू होगा, क्योंकि आपकी आंखों में आंसू होगा बेचारगी का कि अब हम कुछ कर नहीं सकते, मेरा बेटा गुलाम बन गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और मेरी आंखों में आंसू इसलिए होगा कि मैंने इतनी मेहनत करी लोगों को जगाने के लिए, लेकिन ये मेरा समाज जग नहीं पाया और मेरा ये काम खराब हो, मैं जगा नहीं पाया। इस बात को लेकर मुझे दुख होता था। और आज आदरणीय बहन जी पूरे देश के अंदर एकमात्र आपकी नेता है, एकमात्र आपकी नेता जो आपके दुख और सुख को देखती है, आपके दुखों को देखती हैं। और एक ही बात मन में रहती है बहन जी के अंदर। मैं तो बहन जी से डेली मिलता हूँ, जब मैं दिल्ली में रहता हूँ डेली मिलता हूँ, महीने में कम से कम 10-10 बार बहन जी से मिलता हूँ। और बहन जी की 30 है, आज बहन जी 66 साल की हो गई, और 66 साल 21 साल में बहन जी ने अपना घर छोड़ दिया था। जब बहन जी 21 साल की थी तो बहन जी ने अपने कदम राजनीति में रख दिए, कहा मेरा काम, मैं अपने समाज की सेवा करूंगी और अपने समाज को इस काबिल बनाऊंगी कि वो मंत्री और मेरे और मुख्यमंत्री बन सके। इस काबिल इस काम की मैं लग गई हूं। परिवार के लोगों ने कहा कि अगर तुम्हें राजनीति करनी है तो घर छोड़ना पड़ेगा, अगर आप कांतिराम साहब के साथ रहेंगे तो मैं आप घर छोड़ दीजिए। तो मैंने बहन ने कहा कि मैं ऐसे घर को छोड़ती हूँ और मेरा समाज ही मेरा घर है, मेरे बहुजन समाज का लोगों का जो घर है वो मेरा अपना घर है, मैं उनके लिए काम करूंगी। और 21 साल की उम्र में बहन जी ने अपना घर छोड़ दिया और आज 66 साल की हो गई, लेकिन बहन जी ने अपना कदम कभी घर में नहीं रखा। आज भी बहन जी अकेले रहती हैं, अकेले रहती हैं, अपने सिक्योरिटी के साथ में रहती हैं, अपने स्टाफ के साथ में रहती हैं, लेकिन कभी कोई भाई बहन बंद उनके साथ में नहीं रहता। वो कहती हैं कि अगर मैं किसी भाई बंद के चक्कर में पड़ जाऊंगी या परिवार के चक्कर में पड़ जाऊंगी